नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में महबूबा मुफ्ती की एंट्री हुई है। बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को कहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार सबसे बड़ी आजादी, बीजेपी से छुटकारा 1947 से बड़ी आजादी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार सबसे बड़ी आजादी होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। उत्तर प्रदेश में दरअसल विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी औरंगजेब और बाबर को याद कर रही है। यह बात कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। तो उत्तर प्रदेश में जहां नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट फेज के, वहां पर सियासत में उत्तर प्रदेश के दंगल में महबूबा मुफ्ती की एंट्री हुई है। सुनिए आप क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती। पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है। महबूबा मुफ्ती का बयान दरअसल उस खींच का परिणाम है। मेरे भाइयों, इधर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिन्नावादी योगी शक्तियां योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। महबूबा मुफ्ती का बयान दरअसल उस खींच का परिणाम है जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर उपजा है। पूरे देश के जिन्नावादी, पाकिस्तान परस्त, ऐसी सभी शक्तियां एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश में विकास को बढ़ाने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता चरित्र जानती है महबूबा मुफ्ती का भी, अखिलेश यादव का भी और कांग्रेस का भी, इसलिए इनके बहकावे में तो नहीं आएंगी, बल्कि इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की जनता कमर कस लेगी कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत की 325 प्लस वाली सरकार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए काशी के बूथ वर्कर्स को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी का यह पहला वर्चुअल संबोधन है। यूपी बीजेपी की ओर से इसको लेकर संदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही पीएम के आधिकारिक नमो ऐप डाउनलोड करने और उनसे जुड़ने की अपील की गई है। तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि वाराणसी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, वर्चुअल तरीके से अब संवाद की शुरुआत हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल है। कितनी देर में शुरुआत होने वाली है और कितना उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? देखिए, करीब 1078 बूथों पर ये संवाद हो रहा है और अब से कुछ देर बाद ये संवाद शुरू होने जा रहा है। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और सभी नमो ऐप से जुड़ेंगे। और इस वक्त हम बीजेपी के कार्यालय में हैं, जहां पर जहां से इसको पूरे को मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि जो भी बूथ के अध्यक्ष या बूथ के जो कार्यकर्ता हैं जिनको इस पूरे नमो ऐप के जो संवाद है उसमें जोड़ा गया है, वो सभी अपने अपने घरों से अपने अपने जो उनके आसपास के बूथ हैं वहां जुड़ेंगे। तो ये पूरी तरीके से वर्चुअल है। उस पर साफ तौर पर निर्देश है कि किसी तरीके से भीड़ ना जमा की जाए, क्योंकि ये इसीलिए इसको नमो ऐप के जरिए संवाद को रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संदेश भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकें और किसी तरीके से भी कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन हो सके। तो ये संवाद बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है अनुपम, क्योंकि
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है। ऐसे वक्त पर जब रैलियां बैन है, जब कोई रोड शो बैन है, लेकिन यहाँ तो पर ऐसे में एक सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र महत्वपूर्ण मोदी बात की है कि अगर अपने हम संवाद देखें फेज वाइज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या कोई खास कारण आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वर्चुअल संबोधन की शुरुआत न करके काशी से वर्चुअल संबोधन की शुरुआत कर रहे हैं? क्या इसका भी एक मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री या बीजेपी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के टिकट के ऐलान को समझिए, तो सभी लोगों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उनको गोरखपुर से मैदान में उतारा गया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, वो सिराथू से उतरे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लखनऊ से। तो यानी कि हर आदमी, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने संसदीय क्षेत्र, अपने अपने जो है निर्वाचन क्षेत्र से बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े। शायद ये संदेश की पहली कड़ी है, शायद वो इस जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है उसकी सबसे बेहद बुनियादी बात है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपने किसी भी बड़े, चाहे वो सरकारी योजना की शुरुआत हो या किसी अपने, चाहे कोविड-19 की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, उसमें ही प्रधानमंत्री ने काशी शुरुआत की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। टिकट के ऐलान के बाद से ही शहर में बीजेपी समर्थकों का उत्सव जारी है। आइए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस सीट से लड़ने के मायने क्या हैं और योगी आदित्यनाथ के इस सीट से लड़ने पर किन किन जिलों पर प्रभाव पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान ने जैसे ही गोरखपुर से सीएम योगी को उम्मीदवार बनाया, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। योगी के नाम का ऐलान होते ही दुकानदार, व्यापारी समेत शहर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने टिकट मिलने की खुशी में दिए जलाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी गई। दरअसल ये खुशी सिर्फ सीएम के गोरखपुर शहर से लड़ने की नहीं है, ये खुशी योगी आदित्यनाथ के संघर्षों को देखकर भी हुई है। 1998 में पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हमेशा संघर्षों वाली राजनीति की है। जहां पे भी उनको प्रॉब्लम दिखाई पड़ा, वहां पे वो सड़कों पर उतरे और सड़क पर उतरकर उसके लिए संघर्ष किया, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा रहा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने के कई मायने हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी छोड़कर जाने वाले पूर्वांचल के दल बदलू नेताओं को निष्क्रिय करने के लिए योगी को गोरखपुर से उतारा गया है। यहीं अगर पूर्वांचल के समीकरण की बात करें तो गोरखपुर से पूर्वांचल की 41 सीटों के साथ साथ 165 सीटों पर योगी का सीधा प्रभाव पड़ेगा। गोरखपुर डिवीजन, बस्ती डिवीजन की कुल मिला के 41 सीटों में 2017 में करीब 38 सीटें जो है वो भाजपा के पास थी। तो और जो है इस बार जो है कुछ जो है भाजपा के नेता जो सपा में गए हैं, खासकर जो ओबीसी नेता गए हैं, तो उनसे जो प्रभाव पड़ना था उसको निगेट कर देगा ये। और सिर्फ गोरखपुर बस्ती नहीं, आप देखिए आजमगढ़ डिवीजन में भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने से। तो टोटल अगर हम मिला लें, ये देखें तो पूर्वांचल की करीब 165 सीटें हैं जिसपे जो है ये मोदी और योगी, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री मोदी जो है सांसद हैं और यहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है इन 165 सीटों में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वो कहीं बाहर अगर जाते तो शायद ये सवाल बनता होता कि उनके एब्सेंस में इन सीटों पर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले तरह से प्रभावित करते थे, ये सारी सीटें उनकी आजमाई हुई हैं, देखी हुई हैं और उन सब पर वो कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल जो कार्यकर्ता हैं उन सबको पहचानते हैं। 5 बार से गोरखपुर से सांसद रहे सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गोरक्षपीठ का सियासत से गहरा रिश्ता रहा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के गुरु और दादा गुरु ने इस पीठ के जरिए लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था। आजादी की लड़ाई में भी गोरक्षपीठ ने अपना योगदान दिया, तो जब चुनावी राजनीति शुरू हुई तो उसमें भी गोरक्षपीठ के महंतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने
यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और उस परंपरा को महंत योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने भी संघर्षों से शुरू हुई राजनीति को आगे बढ़ाया और अपने काम के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ये पहली बार गोरखपीठ का कोई पीठाधीश्वर गोरखपुर सदर संसदीय विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा और वो योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री रहते वो विधानसभा का चुनाव गोरखपुर शहर विधानसभा से लड़ने जा रहा है। तो इस तरह से पीठ का और राजनीति का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। सीएम योगी के काम करने का तरीका अपने दोनों गुरुओं से थोड़ा अलग है। जानकार भी मानते हैं सीएम योगी के काम करने का तरीका मठ से सड़क तक निरंतर चलता रहता है, इसीलिए गोरखपुर और आसपास के जिलों की जनता भी उन्हें पसंद करती है। आदित्यनाथ का पॉलिटिकल कैरियर इस मामले में थोड़ा भिन्न है कि अपने दोनों पूर्ववर्ती महंतों की तुलना में ये सड़क पर उतरने वाले एक लीडर के तौर पर जो अपने पूरे कार्यकाल में लगातार 18-18 घंटे 16-16 घंटे दौरे करते रहे और लोगों के समस्या लेकर मठ आने की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की, बल्कि मठ से समस्या स्थल तक पहुंचे। गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ का प्रभाव ऐसा रहा है कि 33 सालों से बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही। यहाँ बीजेपी और आरएसएस का स्ट्रांग होल्ड भी रहा है। और गोरखपुर चूंकि एक स्ट्रांग होल्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी और खुद मठ के प्रभाव का भी, स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर योगी को बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो एडजेसेंट सीट्स जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उस पर वो ज़्यादा समय दे सकते हैं और ज़्यादा दौरे कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए गोरखपुर की सीट सुरक्षित मानी जा सकती है ताकि सीएम योगी पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश की बाकी सीटों पर जनता से रूबरू हो सके। 2022 का जब चुनाव ऐलान होता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गोरखपुर सदर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारती है। यानी कि जो नाथ पीठ है वो हमेशा सक्रिय राजनीति में ही भागीदारी लेती रही और जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ती रही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा संघर्षों की राजनीति की है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के बीच में सुलह सफाई का दौर आपको बता दें कि लगातार जारी है और टिकट को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि वो सहारनपुर के बेहट से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी इसके लिए राजी नहीं है। वो किसी और को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। सूत्रों के अनुसार इमरान मसूद की बीएसपी से भी बातचीत चल रही है। आज दोपहर में इमरान मसूद मीडिया से बातचीत कर अपने अगले कदम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि वेस्ट यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इमरान मसूद हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने गए थे। इमरान मसूद का अगला कदम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच देर रात से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें इमरान मसूद काफी निराश नजर आ रहे हैं। समर्थकों के साथ बातचीत में वो कहते हैं कि उन्हें कुत्ता बना दिया गया है। इस वीडियो में वो मुसलमानों को एकजुट होने की बात भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने, आप भी सुनिए। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मेरा कुत्ता बना दिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मेरा कुत्ता बना दिया। अरे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मुलाकात के बाद बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत एसपी और आरएलडी को समर्थन देने वाले बयान से पलट गए। नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में किसानों से एसपी आरएलडी गठबंधन का समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन संजीव बालियान से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मंत्री संजीव बालियान ने भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। संजीव बालियान नरेश टिकैत के गांव पहुंचे और उनके आवास पर उन्होंने टिकैत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। चुनावी माहौल में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस बीच नरेश टिकैत अपने बयान से पलटते दिखाई दिए। वैसे तो कोई आए नहीं रहे, ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय या
जो आते हैं हम तो अपना वो का वही बना कर रखने। पहले उन्होंने कहा था कि हम SPRLT को समर्थन देंगे। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर तमाम टीम रिहर्सल कर रही है। रिहर्सल की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर परेड की रिहर्सल हो रही है। वो तस्वीरें जवानों का दमखम, दुनिया यहां पर ताकत देखेगी। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर रिपब्लिक डे परेड की तैयारी हो रही है। औली में इस बार नेशनल स्कीइंग गेम्स होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है, इससे स्कीइंग स्लोप अद्भुत दिख रहा है, तो साथ की तैयारियां भी शानदार चल रही हैं। ये खूबसूरत नजारा औली के स्कीइंग स्लोप्स का है, जहां ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हुनर को निखार रहे हैं। तैयारी नेशनल स्कीइंग गेम की है, जो इस बार होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अब तक अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और आगे भी मौसम के साथ देने की पूरी उम्मीद है। पिछले 2 साल से अच्छी बर्फबारी नहीं होने के चलते खिलाड़ी मायूस रहे थे, मगर इस बार नजारा बदला हुआ है, जिससे स्कीइंग के मुरीद भी खासे खुश हैं। देखिए, इस बार औली में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे कि अभी हमारे GMGM के 7 डेज और 14 डेज के कोर्स चल रहे हैं। अभी हमारे पास 14 दिन के 7 दिवसीय जो इसकी कोर्स है, इसमें हमारे 7 लोग आए हैं, और कोई बेंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई लोकल भी हैं, और काफ़ी अच्छा इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है और बहुत अच्छी अभी स्नो बर्फ है। औली में एशिया का सबसे लंबा 1350 मीटर का स्कीइंग स्लोप है, जिसमें खिलाड़ी खूब पसीना बहा रहे हैं। अगर इस बार नेशनल स्कीइंग गेम्स होते हैं तो उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भारतीय सेना के साथ ITBP की टीम भी दमखम दिखाएगी। सूबे के खिलाड़ियों का भी सपना है कि वो गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन करें। 2 कोर्स कर लिए मैंने, अभी एडवांस कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। तो अभी मैं एडवांस कोर्स में मैं अकेली हूँ, तो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो मतलब अटेंशन मिल रही है, और मस्त स्लोप बहुत बढ़िया है। और ये मैं पहली बार आई हूँ। पहले कम बर्फबारी। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग को लेकर पेंच फंस गया है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस ज्वाइनिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हरीश रावत समेत कई नेता नाराज हैं। हरदा ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। अब आला कमान को यहां पर फैसला लेना है। ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। पहले बताया जा रहा था कि 12 बजे उनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन इस बीच यहां पर ज्वाइनिंग को लेकर पेंच फंस गया है। आला कमान को अब फैसला लेना है कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस पार्टी में एंट्री कराते हैं कि नहीं कराते हैं। हरक सिंह रावत कल जिस तरीके से मीडिया के सामने आए, अपनी बातों को उन्होंने रखा था, न्यूज 18 के साथ भी वो लाइव जुड़े थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग को लेकर नाराजगी है, कुछ पेच फंसा हुआ है। अब ऐसे में क्या हरक सिंह रावत को कांग्रेस अपने अंदर एंट्री ले देगी, ये यहां पर सबसे बड़ी बात है। आज कांग्रेस में हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरीश रावत समेत कई नेता जो हैं वो नाराज हैं। इसके चलते क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ज्वाइनिंग को लेकर पेंच फंस गया। इस वक्त हरीश रावत समेत कई नेता जो हैं वो नाराज हैं। हरदा ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। रवि सिसोदिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ। रवि, पहले 12 बजे ज्वाइनिंग की लेकर खबर थी,
अब एकाएक सस्पेंस वाली बात सामने आ रही है। क्या कांग्रेस आलाकमान ने एंट्री की परमिशन नहीं दी है? देखिए, इस पूरे मसले को लेकर कल एक बैठक भी बुलाई गई थी। उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं उनकी एक बैठक भी हुई थी और उसके बाद उन लोगों में आम सहमति नहीं थी। और जिस तरह से खुलकर, चाहे वो हरीश रावत की बात करें या प्रीतम सिंह की बात करें या फिर गणेश गोदियाल की बात करें, इनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि पिछली जो 2016 में जब इनकी सरकार गिरी थी उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर ये लोग देख रहे थे कि जो पूरा मसला था उसके पीछे हरक सिंह रावत का हाथ था। और यही वजह है कि बार बार हरीश रावत की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे हैं कि जो भी फैसला आलाकमान लेगी, बिल्कुल रवि, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, नजर बना के रखिए। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।